किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में खेती किसानी संबंधी कई उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं अंजू सिंह। तो आइए देखते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। हनी मिशन कार्यक्रम के तहत मधुमक्खी पालन गतिविधियों को बढ़ावा। एपिडा ने लद्दाख के कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र के अधिकारियों के साथ की साझेदारी। पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने वन हेल्थ कॉन्सेप्ट टू प्रैक्टिकल विषय पर एक परिचर्चा का किया आयोजन। आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। एमएसएमई मंत्रालय के तहत खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा हनी मिशन कार्यक्रम शुरू किया गया था। हनी मिशन कार्यक्रम के तहत मधुमक्खी पालन गतिविधियों को बढ़ावा देने और किसानों, आदिवासियों और बेरोजगार युवाओं के बीच आत्मनिर्भर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए लागू किया जा रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ग्रामीण भारत विशेष रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े और दूर दराज के क्षेत्रों में कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को मधुमक्खी के बक्से, जीवित मधुमक्खी कॉलोनियों, टूल किट और प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। अब तक इस कार्यक्रम के तहत कुल 15,445 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की जा चुकी है। इसके अलावा एमएसएमई मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए निधि की एक योजना के तहत पारंपरिक मधुमक्खी पालकों को समूहों में संगठित करके और उन्हें नई मशीनरी और प्रशिक्षण के साथ समर्थन देकर स्थायी रोजगार प्रदान किया जाता है। योजना के तहत 29 शहर समूहों को मंजूरी दी गई है, जिससे 13,388 मधुमक्खी पालकों को भारत सरकार की 68 करोड़ 65 लाख रुपए की वित्तीय सहायता से लाभ होगा। कृषि मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन योजना के तहत इस क्षेत्र के समग्र विकास के लिए वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे आय और रोजगार सृजन, कृषि और गैर कृषि परिवारों को आजीविका सहायता मिलती है। केवीआईसी के हनी मिशन कार्यक्रम के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में बुंदेलखंड क्षेत्र में 80 मधुमक्खी पालकों को लाभान्वित करने वाले 8 स्वयं सहायता समूह बनाने का प्रस्ताव है। लद्दाख के कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने, किसानों के साथ साथ उद्यमियों की आय में बढ़ोतरी के लिए एपिडा संघ राज्य क्षेत्र के बागवानी, कृषि, वाणिज्य एवं उद्योग विभागों और उच्च उन्नतांश अनुसंधान रक्षा संस्थान के अधिकारियों के साथ मिलकर एक व्यापक कार्य योजना तैयार कर रहा है। आइए देखते से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। लद्दाख में हाल ही में विभिन्न दौर की बातचीत के बाद फल, दवाओं के लिए इस्तेमाल होने वाली सी बकथॉर्न, खुबानी और जैविक उत्पादों जैसे कृषि उपजों की पहचान, उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए की गई है। इसके तहत पहचान प्रणाली शुरू करने, किसानों की कार्य क्षमता बढ़ाने और उत्पादों के मूल्य संवर्धन के कार्य किए जाएंगे। इसके तहत एपिडा उद्यमियों, अधिकारियों, किसानों सहित संबंधित पक्षों के क्षमता निर्माण, लद्दाख के उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग और लद्दाख को एक जैविक क्षेत्र बनाने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। एपिडा लद्दाख के उत्पादों की ब्रांडिंग और प्रचार के लिए विशेष सहायता प्रदान करेगा। इसके तहत खास तौर से सी बकथॉर्न की ब्रांडिंग पर उसका खासा जोर रहेगा, जो कि विटामिन सी, ओमेगा और अन्य आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर फल है। इस कदम के जरिए वर्ष 2025 तक लद्दाख को एक जैविक क्षेत्र बनाने का लक्ष्य हासिल करना है। लद्दाख में कृषि क्षेत्र के व्यापक विकास के लिए एपिडा, लेह और लद्दाख जिलों के कृषि और बागवानी विभागों, जम्मू के शेरे कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, DIHAR और उद्यमियों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहा है।
पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने वन हेल्थ कॉन्सेप्ट टू प्रैक्टिकल विषय पर विभिन्न हितधारकों के साथ एक पैनल परिचर्चा का आयोजन किया। इसके जरिए देश में वन हेल्थ इकोसिस्टम के प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाया गया, जहां वन हेल्थ पहल के कुशल एवं प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में आगे बढ़ने पर चर्चा की गई। आइए देखते से जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। पशुपालन एवं डेयरी विभाग के सचिव अतुल चतुर्वेदी ने कहा कि वो हेल्थ एक ऐसा दृष्टिकोण है जो मानता है कि पशु स्वास्थ्य, मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण का अटूट संबंध है। इस प्रकार पशु स्वास्थ्य के प्रभावी प्रबंधन ने मनुष्यों में बीमारी के फैलाव को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस प्रकार काफी धन की बचत होती है, जिसका उपयोग अंततः मनुष्यों में संक्रमण की रोकथाम और उससे मुकाबला करने में किया जाएगा। जमीनी स्तर पर वन हेल्थ की अवधारणा समय की मांग है, जहां मनुष्यों, घरेलू पशुओं, वन्य जीवों, पौधों और पर्यावरण के इष्टतम स्वास्थ्य के लिए आपसी तालमेल के साथ सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा दिया जा सकता है। वन हेल्थ ढांचे को प्रभावी तौर पर लागू करने के लिए पशुपालन एवं डेयरी विभाग की पहल से राष्ट्रीय स्तर पर पशु स्वास्थ्य को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने और बीमारियों को कम करने के लिए व्यवस्थागत क्षमता मजबूत होगी। अभी समय हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारा विशेष कार्यक्रम जारी रहेगा। बने रहें आप आत्मनिर्भर भारत के साथ। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन सोसाइटी ऑफिस का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया। इस ऑफिस से पीएम किसान एवं टेक्नोलॉजी से जुड़े अनेक कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। आइए देखते हैं इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या कहा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की यात्रा में एक नया आयाम आज जुड़ रहा है। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का हमेशा से इस बात पर बल रहा है कि देश का विकास हो, किसान की आमदनी दोगुनी हो और देश की कृषि आगे बढ़े। काम सारे होने चाहिए, लेकिन पारदर्शिता के साथ होना चाहिए और पात्र व्यक्ति तक सरकार की योजना और लाभ पहुंचना चाहिए।
इस दृष्टि से आपने अनुभव किया होगा कि पीएम किसान सम्मान निधि एक भारत सरकार का बाहर कार्यक्रम है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से आरंभ हुआ। आज देश के लगभग 11 करोड़ से अधिक किसान उससे जुड़े हुए हैं। सभी लोगों को सीधा उनके अकाउंट में पैसा पहुंच रहा है और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का है, उसके माध्यम से भी कृषि के क्षेत्र में जो गैप्स हैं उनको भरने की एक सफलतम कोशिश की जा रही है। किसान को जो इंफ्रास्ट्रक्चर गांव-गांव में चाहिए वो उसको उपलब्ध हो, उसका वो उपयोग कर सके और फसल के उपरांत जो नुकसान उसको प्रतिवर्ष भुगतना पड़ता है उससे उसे बचाया जा सके। ऐसे अनेक कार्यक्रम भारत सरकार कृषि मंत्रालय की ओर से ले रही है। उन सब कामों को ठीक प्रकार से क्रियान्वित किया जा सके, इसके लिए सरकार का अपना अमला भी है और कुछ आईटी के क्षेत्र में जो एक्सपर्ट कंपनीज हैं, संस्थाएं हैं, उनके साथ भी मंत्रालय ने एमओयू किया है। उन सब के साथ मिलकर हम लोग काम करें और इन सारे कार्यक्रमों को सफलता प्रदान करें और ये सब कार्यक्रम किसान के पास आसानी से पहुंच सकें और जो डेटा है उस डेटा को हम संकलित करके उसका विभिन्न प्रकार से उपयोग कर सकें। और वो जब एक बार डेटा मंत्रालय के पास आ गया तो किसी भी प्रकार की जो योजना चल रही है उससे उसको लिंक किया जा सके, उसका उपयोग किया जा सके। दूसरी जो संस्थाएं हैं उनके साथ मिलकर हम कैसे काम कर सकते हैं, इस सब दृष्टियों से काम करने के लिए निश्चित रूप से एक इंफ्रास्ट्रक्चर की एक ऑफिस की आवश्यकता थी, क्योंकि कृषि मंत्रालय में स्थान की कमी है। इसलिए ये नया ऑफिस आज प्रारंभ किया गया है और मुझे पूरा भरोसा है कि विवेक अग्रवाल जी हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं, वो इस काम को देखते हैं। संजय अग्रवाल जी हमारे सचिव हैं, उनके नेतृत्व में सारा कामकाज आकार ले रहा है। यह सफल हो इसके लिए मेरी और हमारे राज्य मंत्री कैलाश जी, शोभा जी, इन सब की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन सोसाइटी ऑफिस के बारे में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अपर सचिव विवेक अग्रवाल ने क्या कहा, आइए वो भी सुनते हैं। ये जो नया कार्यालय बना है इसके पीछे मतलब ये है कि जो टीम्स हैं अलग अलग, जो अभी नई टीम्स बनी हैं एग्री इंफ्रा फंड के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन जो अब इस्टेब्लिश हो रहा है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जो हमारे पार्टनर्स आए हैं डिजिटल डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनके लिए, और साथ में जो हमारी पीएम किसान और पीएम किसान मानधन की टीम है उसको प्रॉपरली एक टीम वर्क बनाने के लिए और उनको अच्छा एनवायरनमेंट में काम करने की सुविधा देने के लिए ये ऑफिस बना है। कृषि भवन में स्थान की कमी भी थी और हम टीम्स को जिस प्रकार की फैसिलिटी देना चाहते थे और जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर हम देना चाहते थे वो नहीं दे पा रहे थे। तो अब ये सोसाइटी में इस ऑफिस के बनने से हम लोग बहुत सारा मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करके काम कर सकेंगे और जो टीम वर्क है उसको बढ़ावा देके यहाँ पे काम कर सकेंगे। इस ऑफिस में अगर आपने नोट किया हो तो यहाँ पे चेम्बर्स नहीं है, यहाँ पे ओपन सीटिंग की व्यवस्था है ताकि जो लोग काम करें वो मुझे उम्मीद है कि जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश हुआ है इसका उपयोग सभी टीम्स मिलके करेंगी और जो यहाँ पे हमारे कंसल्टेंट्स हैं, हमारे आईटी के प्रोफेशनल्स हैं, प्रोग्रामर्स हैं, हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो सब मिलके जो हमारा फार्मर्स वेलफेयर का एक को इम्प्लीमेंट करने का हमारा ध्येय है, हमारा मकसद है, उसको हम अच्छे से पूरा कर पाएंगे। नॉर्मली गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में ओपन स्पेसेस कम होती हैं और टीम वर्क के लिए जो जिस तरह का एनवायरनमेंट होता है कई बार वो नहीं हो पाता क्योंकि बिल्डिंग्स पुरानी हैं। अगर आप नए परिवेश में काम करते हैं और आपको टीम वर्क के लिए प्रॉपर स्थान मिलता है और काम करने के लिए अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है तो मोटिवेशन भी होती है टीम्स को काम करने की। और दूसरा जो आईटी की रिक्वायरमेंट है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम प्रोफेशनल्स करते हैं, उसमें जो भी मॉडर्न परिप्रेक्ष्य है और जो मॉडर्न व्यवस्था है वो सरकारी व्यवस्था में भी होनी चाहिए, तो वो इस सोसाइटी के कार्यालय में वो पूरी होगी। और जो 3 या 4 बड़े नए इनिशिएटिव्स हैं
कृषि मंत्रालय के, वो यहाँ से संचालित हो पाएंगे। पर जब भी आप कोई टेक्नोलॉजी आधारित काम करते हैं तो उसमें सुधार की हमेशा गुंजाइश बनी रहती है और नई टेक्नोलॉजीज़ बहुत तेज़ी से बदलती हैं। तो उस बदलाव को और सुधार को लाने के लिए जिस प्रकार का एनवायरनमेंट होना चाहिए और लंबे समय तक जो काम करने का एनवायरनमेंट होना चाहिए वो यहाँ पे उनको मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हम और प्रभावी तौर पे जो सीधा किसान तक हमारी पहुँच है और जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की हमने शुरुआत की है उसको आगे चल के जो डिजिटल एग्रीकल्चर और स्मार्ट और प्रिसीशन एग्रीकल्चर की ओर हम ले जाना चाहते हैं, वो सब यहाँ पे काम हो पाएंगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय किसान कल्याण कार्यक्रम कार्यान्वयन सोसाइटी ऑफिस के बारे में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के निदेशक राकेश कुमार तिवारी ने क्या कहा, आइए जानते हैं। यहाँ पे जितने भी डीबीटी से संबंधित जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किसानों को किया जाता है, साथ ही साथ अब इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा उपयोग समय की मांग भी है और सरकार उस पर बहुत ध्यान दे रही है। इस तरह की जितनी भी योजनाएं हैं और इस तरह के जितने भी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के जो उपयोग से योजनाएं चलाई जाएंगी उसका पूरा क्रियान्वयन इसी सोसाइटी से किया जाएगा। अभी हमारी जो बहुत सारी टीमें हैं जो आईटी से रिलेटेड काम कर रही हैं, जो एग्री स्टैक से रिलेटेड काम कर रही हैं, जो यूनिफाइड फार्मर सर्विस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड काम कर रही हैं, जो पीएम किसान योजना में टेक्नोलॉजी का काम देख रही हैं, वो सब टीमें अलग अलग जगहों पे बैठ रही थी, जिससे उनके बीच जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था और उनसे जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था। तो इस जो ऑफिस को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि वो कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी तरह से हो पाए और उन योजनाओं में और बेहतर कोऑर्डिनेशन, बेहतर सिंक्रोनाइजेशन के साथ काम हो और जिससे इसमें और गति मिले और जो नई आयाम हैं वो हम बहुत जल्दी प्राप्त कर पाएँ। एग्री इंफ्रा फंड है और जो आपका यूनिफाइड फार्मर सर्विस प्लेटफॉर्म जो एक किसानों का बन रहा है, जिसमें सभी किसानों के लिए एक फार्मर आईडी उनको दी जाएगी और एक पूरा डेटाबेस सभी स्टेट्स के राज्यों के डेटाबेस से उनके लैंड रिकॉर्ड को इंटीग्रेट करते हुए, जीआईएस को इंटीग्रेट करते हुए ये एक डेटाबेस बनाया जा रहा है, वो जो कि जिसको हम एग्री इकोसिस्टम कहते हैं, एग्री स्टैक, वो पूरा काम यहीं से होगा। अभी वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद भी विशेष कार्यक्रम जारी रहेगा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। किसानों के कल्याण के लिए मोदी सरकार ने एक नया सहकारिता मंत्रालय का गठन किया। इस नए मंत्रालय से किसानों को किस तरह का लाभ मिलेगा, इसके बारे में दूरदर्शन किसान से खास बातचीत में जानकारी दे रहे हैं नेफेड के प्रबंध निदेशक संजीव कुमार चड्ढा। भारत सरकार ने एक सेपरेट कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री की घोषणा की और बनाई है, तो इससे हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर को बहुत फ़ायदा होने वाला है। ये मिनिस्ट्री मुख्यतः जो है वो रेगुलेटरी लीगल फ्रेमवर्क जो है वो आएगा, जैसे कि कॉर्पोरेट अफेयर्स की मिनिस्ट्री है। तो इससे जो डिसिप्लिन है कोऑपरेटिव मैनेजमेंट में आएगा। कुछ स्टेट्स में जहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है कोऑपरेटिव सेक्टर में, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, हमारे साउथ में जो स्टेट्स अगर आप लेंगे, आंध्रा है, वहाँ भी अच्छा काम हो रहा है, कर्नाटक में भी हो रहा है। तो कुछ स्टेट्स में काम इतना, जैसे आपने कहा, इतना अच्छा नहीं हो रहा है। तो ये कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री जो बनाई है सरकार ने, तो इससे क्या होगा कि जो हमारे लीगल कंप्लायंस है, जो सोसाइटीज़ को हेल्प चाहिए, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसकी तरफ जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो छोटी सोसाइटीज़ के पास पहुंच पाएंगी। तो इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर को, खासकर जो छोटी सोसाइटीज़ हैं उनको फ़ायदा होने वाला है।
माननीय वित्त मंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया था कि कोऑपरेटिव सेक्टर को हम इम्पोर्टेंस देंगे, क्योंकि कोऑपरेटिव सेक्टर जो है ग्रास रूट्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये दर्शाता है कि सरकार का फोकस कहाँ है। ऐसा नहीं है कि पहले काम नहीं हो रहा था, लेकिन अभी क्या होगा कि नया मंत्रालय बनने से जो हमारे जो सेंट्रल रजिस्ट्रार हैं वो एक ऑटोनोमस बॉडी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हैं, उनका एक सेपरेट सेक्रेटरीट बनेगा, पूरा फोकस उस पर आएगा। पहले क्या होता था कि कुछ ही अधिकारी जो हैं वो सेंट्रल रजिस्ट्रार का भी उसका सेक्रेटरीट देखते थे, काम देखते, तो वो पूरा फोकस नहीं आता। तो इस निर्णय से क्या होगा कि फोकस मिलेगा और जो कोऑपरेटिव सेक्टर में बैंक्स हैं या दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी सरकार की तरफ से जो हेल्प चाहिए वो एकदम फोकस वे में मिल पाएगी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही प्रोग्रेसिव डिसीज़न है जो सरकार ने सेपरेट मंत्रालय बनाया है, और ये कमिटमेंट है हमारा कि कोऑपरेटिव सेक्टर को हम कैसे आगे ले जाएं, और ये रियलाइज़ करता है कि कोऑपरेटिव सेक्टर का रूरल इकॉनमी में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो मैं समझता हूं कि इस पूरे कोऑपरेटिव सेक्टर को इस निर्णय से फ़ायदा होने वाला। तो हमें ये लगता है कि जो नया मंत्रालय बना है इसमें हम भी जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आएंगे, और जो कोऑपरेटिव संस्थाओं के ऊपर जो हमेशा ब्लेम आता है कि उनके यहाँ मैनेजमेंट जो है प्रोफेशनल नहीं है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती है, तो ये जो मंत्रालय बना है इसमें जो रोड मैप या सामने रखेंगे तो नेफेड जैसी संस्थाओं को भी इससे फ़ायदा होगा, और प्रोफेशनल जो मैनेजमेंट की तरफ हम और आगे की तरफ जा पाएंगे। तो मुझे लगता है कि हमारी जो एपेक्स लेवल की संस्थाएं हैं उनको भी इससे फ़ायदा होने वाला है, और जो कमियां हैं हमारे MSCS एक्ट में वो भी जल्दी दूर हो पाएंगी, और हमारी जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, जैसे हमेशा कहते हैं कि हमारा कॉर्पोरेट मैनेजमेंट नहीं है, तो हम उसकी तरफ बढ़ पाएंगे, और हमारे सेक्टर को फ़ायदा होगा कि जो सुविधाएं कॉर्पोरेट सेक्टर को मिलती हैं वो सारी सुविधाएं हमें कोऑपरेटिव सेक्टर को भी मिल पाएँ। इसी के साथ ही हमारे आज के आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम में हमारे इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप YouTube के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें और YouTube पर हमारे इस कार्यक्रम को किसी भी वक्त देख सकते हैं। अभी के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। हमारे साथ मौजूद है रमा देवी जी, जो कि बिहार के शिवहर से लोकसभा सांसद है। अगर राजनीति में आप काम साफ सुथरे ढंग से करते हैं, अगर जनता से वास्तव में दिल से प्यार करते हैं, तो उसकी जितनी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए या तो अपने लोकसभा में आकर सवाल उठाना होगा, प्रश्न करना होगा, और उनकी बात को यहाँ तक पहुँचाना होगा, और उस काम को वहाँ तक ले जाकर दिखाना होगा, तब भी जाकर जनता प्यार करती है। देखिए हमारा कार्यक्रम नेत्री, महिला सांसद और उनकी कहानियाँ, सिर्फ DD किसान पर। जब चुपके से आता है बुढ़ापा, तब मजबूत कंधे भी झूल जाते हैं, पांव भी चलना भूल जाते हैं। दर्द दवा बन जाता है, जीवन बस एक तजुर्बा बन जाता है। ताकि मुस्कान से लवरेज रहे जीवन, वृद्धावस्था की समस्याएं और जागरूकता। स्वस्थ किसान लाइव इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे केवल DD किसान पर। पशुओं की सुरक्षा का पहरेदार, माटी का लाल, जन धन का रक्षक, अपना पशु चिकित्सक, केवल दूरदर्शन किसान पर। सरकार का प्रयास, महामारी में भी किया कमाल।
नए उत्पादों पर दिया ध्यान, बम्पर हुआ कृषि निर्यात। देखिए विचार विमर्श में हमारी पेशकश बम्पर कृषि निर्यात, शुक्रवार रात 10 बजे दूरदर्शन किसान पर। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 25 जुलाई सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान पर भी किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 25 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। गांव का नाम है बांदकर। पुरुलिया शहर से 10 किलोमीटर दूर स्थित पुरुलिया 2 नंबर ब्लॉक का ये गांव काफी बड़ा है। आदिवासी